हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आइए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, बूंदी शैली का चित्र कांटा निकालती हुई स्त्री यह किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन ए भारत कला भवन वाराणसी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद संग्रहालय एंड लास्ट ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय मुंबई में यह चित्र सुरक्षित है। बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्र है कांटा निकालती हुई स्त्री। यह किस संग्रहालय में है? तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में यह सुरक्षित है। अगर बात की जाए बूंदी शैली यह किसकी उपशैली है, तो यह हाड़ौती की एक उपशैली के रूप में जानी जाती है। किसकी? हाड़ौती की। बूंदी शैली हाड़ौती की एक प्रमुख शैली के रूप में जानी जाती है। हाड़ौती की प्रमुख उपशैली में से एक है। अगर बात किया जाए बूंदी शैली, तो बूंदी शैली में संपूर्ण 12 मासा का चित्रण हुआ है। यानी 12 मासा का चित्र बूंदी शैली में बना है, जिसमें चैत मास से लेकर फागुन मास तक का चित्रण किया गया है। अगर बात किया जाए बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों में कौन हैं? जैसे मोहन बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। सुरजन हो गए, सुरजन भी बूंदी शैली के एक प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात किया जाए रामलाल भी हो गए एक बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में, यह भी एक कलाकार प्रमुख रूप से जाना जाता है। अहमद अली, ये सब क्या हो गए? बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों के रूप में जाने जाते हैं। जैसे मोहन, सुरजन, रामलाल, अहमद अली आदि, यह सब प्रमुख चित्रकार हैं जो बूंदी शैली से संबंधित रखते हैं। अगर बात किया जाए एक प्रमुख चित्र है जैसे दूज का चांद देखते प्रेमी युगल चित्र। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल चित्र किस शैली से संबंधित है? तो यह बूंदी शैली का एक प्रमुख चित्र है जिसमें मोहन चित्रकार का नाम अंकित है। नेक्स्ट बात करते हैं 1650 में बना सुंदरगज हाथी पर सवारी दृश्य। यह भी बूंदी शैली का एक प्रमुख चित्र है जो 1650 में बना था। किसके समय? शत्रु साल के समय में यह बनाया गया था। तो बूंदी शैली का चित्र कांटा निकालती हुई स्त्री किस संग्रहालय में है? तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय मुंबई में यह चित्र सुरक्षित है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कांटा निकालती हुई स्त्री या किस शैली से संबंधित चित्र है? तो यह बूंदी शैली से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान एंड लास्ट ऑप्शन डी गुजरात। तो बात करते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन ए दिल्ली में। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1325 में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1325 में। यह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबद किसका मकबरा है? ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया एंड लास्ट ऑप्शन डी बाबर। अगर बात किया जाए गोल गुंबद किसका मकबरा है, तो यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। अगर बात किया जाए यह गोल गुंबद है कहाँ, तो यह बीजापुर में है। कहाँ स्थित है? बीजापुर। अगर बात किया जाए गोल गुंबद कहाँ स्थित है, तो यह बीजापुर में स्थित है। अगर बात किया जाए बीजापुर कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक में है। तो यह बीजापुर के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर बात किया जाए यह
किसने इसका निर्माण करवाया था? तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जिन्होंने इसका निर्माण भी करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1626 से 1656 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। कब से? 1626 से 1656 के बीच में। अगर बात किया जाए गोल गुंबद का वास्तुकार कौन था? तो फारसी याकूत है। कौन? फारसी याकूत। या इसका क्या था? गोल गुंबद का वास्तुकार था फारसी याकूत, जिसे दाबुल के याकूत के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात किया जाए गोल गुंबद की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 51 मीटर। गोल गुंबद की ऊंचाई कितनी है? 51 मीटर। या फिट में बात किया जाएगा तो इसकी ऊंचाई 167 फीट है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद की बात करेंगे तो गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो यह बीजापुर में स्थित है। बीजापुर कहाँ पड़ता है? यह कर्नाटक में पड़ता है। तो गोल गुंबद बीजापुर के कर्नाटक राज्य में स्थित है, या कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है गोल गुंबद। अगर बात किया जाए गोल गुंबद का निर्माण कब हुआ था? तो 1626 से 1656 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? तो यह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगर बात किया जाए इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार कौन था? फारसी का याकूत है। फारसी याकूत है जिसे दाबुल के याकूत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पूछेगा बीजापुर की ऊंचाई कितनी है? तो बीजापुर की ऊंचाई कितनी है? 51 मीटर, यानी 167 फीट इसकी ऊंचाई है। अगर फिट में पूछेगा तो 167 फीट, और नहीं तो मीटर में पूछेगा तो 51 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद आदिल शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। अगर बात करेंगे 4 में क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। एक तरफ फर्स्ट पार्ट है और एक तरफ सेकेंड पार्ट है। ये एक पार्ट ऐसा है इसमें जो सुमेलन नहीं है। अगर बात करते हैं, ये है जोधाबाई महल। जोधाबाई का महल कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी बता रहे हैं। सेकंड है पंचमहल। पंचमहल बताया जा रहा है आगरा। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ये बता रहे हैं दिल्ली। एंड लास्ट है शेर शाह का मकबरा, ये कहाँ बता रहे हैं? दिल्ली। तो इसमें बात करेंगे जोधाबाई का महल या फतेहपुर सीकरी में स्थित है, या बिल्कुल सही बात है। अगर पंचमहल की बात किया जाएगा या आगरा में है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, अगर बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया का मकबरा या दिल्ली में है, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट है शेर शाह सूरी का मकबरा, यह दिल्ली में है, बिल्कुल गलत है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? यह सासाराम में है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है बिहार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो पार्ट हमारा रॉन्ग है वही क्या है? हमारा आंसर है। नंबर 5 है प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? ऑप्शन ए विमल दास, ऑप्शन बी सत्यजीत रे, ऑप्शन बी राघव प्रताप, एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बात कर रहा है कि प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? तो यह कौन था? ऑप्शन बी सत्यजीत रे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सम्राट अकबर का वृद्ध व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया था? ऑप्शन ए मिस्किन, ऑप्शन बी अब्दुल समद सिराजी, ऑप्शन सी बिशनदास, एंड लास्ट ऑप्शन डी मीर हासिम। तो क्वेश्चन में बात कर रहा है कि सम्राट अकबर का वृद्ध व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया था? तो या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मीर हासिम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मीर हासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यह भी है सुमेलित नहीं है। एक तरफ पार्ट फर्स्ट एंड एक तरफ है पार्ट सेकेंड। इसमें बताना है कौन सा सुमेलन नहीं है। अगर बात किया जाए, ऑप्शन ए है आगरा की मोती मस्जिद, तो इसका बता रहे हैं शाहजहाँ। नेक्स्ट है दिल्ली की मोती मस्जिद, बता रहे हैं औरंगजेब।
अगर बात करते हैं ऑप्शन सी लाहौर की मोती मस्जिद, यह बताया जा रहा है जहांगीर। अगर बात किया जाए ताजमहल, अब तो राइट हो जाएगा सबका। बात करते हैं आगरा की मोती मस्जिद का, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। यह बात बिल्कुल सही है। अगर बात करते हैं ऑप्शन बी दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण या औरंगजेब ने करवाया था, यह भी बिल्कुल सही है। अगर बात किया जाए ऑप्शन सी लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण, यह भी जहांगीर ने करवाया था, यह भी सही है। लेकिन ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सबको पता है शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो पार्ट हमारा रॉन्ग है वही क्या है? हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 है किसके समय में चित्रकार खानदानी न होकर बाजारू हो गए थे? बाजरू नहीं होगा, बाजारू हो गए थे। ऑप्शन ए शाह आलम फर्स्ट, ये फर्स्ट है ध्यान रखिएगा, और ये सेकेंड है। शाह आलम सेकेंड, शौकत अली एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके समय में चित्रकार खानदानी न होकर बाजारू हो गए थे? तो वह शाह आलम सेकेंड के काल में चित्रकार खानदानी न होकर बाजारू हो गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मुगल शैली के चित्रों पर चित्रकारों के नाम किस भाषा में मिलते हैं? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू एंड लास्ट ऑप्शन डी हिंदी। तो मुगल शैली के चित्रों पर चित्रकारों के नाम किस भाषा में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं फारसी भाषा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फारसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फारसी। क्वेश्चन नंबर 10 है अलवर शैली किस शासक के समय अपने चरम पर थी या चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी विनय सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रकाश सिंह। तो इसमें अलवर शैली की बात करता है। अलवर शैली किस शासक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची या चरम पर थी? तो वह किसके समय थे? विनय सिंह के समय। किसके समय थी? विनय सिंह के समय। इन्हीं का नाम क्या है? बन्ने सिंह भी कहा जाता है, इन्हीं को विनय सिंह कहा जाता है। अगर बात किया जाए प्रताप सिंह के समय, अलवर शैली में प्रताप सिंह के समय 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। कौन कौन? एक डालू राम, कौन आया था? एक डालू राम और दूसरे कौन हैं? शिव कुमार। ये 2 ऐसे चित्रकार हैं जो जयपुर से अलवर आए थे। एक डालू राम और दूसरे शिव कुमार। शिव कुमार वापस चले जाते हैं, डालू राम यहीं रहते हैं। किसके समय आए थे? प्रताप सिंह के समय। कहाँ आए थे? अलवर आए थे। कहाँ से आए थे? जयपुर से। तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि प्रताप सिंह के समय 2 चित्रकार कौन कौन थे? डालू राम एवं शिव कुमार। ये जयपुर से अलवर आए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी एवं पारखी शासक कौन था? विनय सिंह या इन्हीं को कहते हैं बन्ने सिंह? इन्हीं को क्या कहते हैं? बन्ने सिंह या विनय सिंह। तो अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी एवं पारखी शासक कौन था? तो बन्ने सिंह या विनय सिंह। इन्हीं के समय गुलिस्ता का चित्रण किया गया था। किसके समय? बन्ने सिंह या विनय सिंह के समय किसका चित्रण हुआ था? गुलिस्ता का। यह चित्र किसने बनाया था? तो बलदेव एवं गुलाम अली द्वारा बनाए गए थे। ध्यान से समझिएगा, अलवर शैली में बन्ने सिंह या विनय सिंह के समय गुलिस्ता का चित्रण हुआ था। किसका? गुलिस्ता। गुलिस्ता का चित्रण हुआ था या किसने किया था? तो या बलदेव, किसने? बलदेव एवं गुलाम अली। गुलाम अली ने गुलिस्ता का चित्रण किया था। किसके समय? बन्ने सिंह या विनय सिंह के समय। ध्यान से समझिए एक बार फिर से अलवर शैली को। अलवर शैली किस शासक के समय अपने चरम या चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो वह विनय सिंह या बन्ने सिंह। ऑप्शन में विनय सिंह भी हो सकता है या बन्ने सिंह।
प्रताप सिंह के समय 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। कौन कौन आया था? डालू राम एवं शिव कुमार। अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी एवं पारखी शासक कौन था? बन्ने सिंह या विनय सिंह। अगर बात किया जाए बन्ने सिंह या विनय सिंह के समय गुलिस्ता का चित्रण किया गया था। किसने किया था? बलदेव एवं गुलाम अली द्वारा। किसके किसके द्वारा? बलदेव एवं गुलाम अली द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विनय सिंह या बन्ने सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम्राट अशोक किस राज्य की चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड लास्ट ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसमें बात कर रहा है कि सम्राट अशोक किस राज्य की चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे। तो यह किस राज्य के? उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ? उत्कल प्रदेश। उड़ीसा में एक स्थान है उत्कल प्रदेश, यहीं की चढ़ाई से यह बौद्ध बने थे। कौन? सम्राट अशोक। उत्तर प्रदेश है, सॉरी उत्तर प्रदेश, उत्कल नहीं है, उत्तर प्रदेश है जो उड़ीसा में पड़ता है। यहीं की चढ़ाई से सम्राट अशोक बौद्ध बने थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलोज मुखर्जी किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए समीक्षावादी, ऑप्शन बी फाओवादी, ऑप्शन सी अति यथार्थवादी एंड लास्ट ऑप्शन डी अभिव्यंजनावादी। तो सैलोज मुखर्जी संबंधित है किससे? फाओवादी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वी फाओवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को देखते हैं। बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे। क्वेश्चन को समझिएगा कि बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम की बात कर रहा है, प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे। ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी सैयद हैदर रजा एंड लास्ट ऑप्शन डी मकबूल फिदा हुसैन। तो वह कौन सा कलाकार है? तो वह है सतीश गुजराल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सतीश गुजराल। अगर बात किया जाए सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 25 दिसंबर, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1925 को। सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1925 को। कहाँ हुआ था? पंजाब के पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय बंटवारा हुआ नहीं था तो पंजाब कहाँ लगता था? पाकिस्तान में। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 पंजाब पाकिस्तान में। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 26 मार्च 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में, यानी दिल्ली में, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 26 मार्च 2020 में न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इनकी पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? किरण गुजराल। इनकी पत्नी का नाम क्या है? किरण गुजराल। इनके भाई थे एक जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, क्या नाम है? इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल इनके भाई हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। इतना एक बार ध्यान से समझिएगा। फिर से बात करते हैं, बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक कौन थे? तो वह थे सतीश गुजराल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सतीश गुजराल। अगर बात किया जाए सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1925 में कहाँ हुआ था? पंजाब के पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था? पंजाब के पाकिस्तान में। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1925 में। अगर बात किया जाए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 26 मार्च 2020 में न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में 26 मार्च 2020 में। अगर बात किया जाए इनके पत्नी का नाम का क्या था, तो किरण गुजराल इनके पत्नी का नाम था। इनके भाई का नाम इंद्र कुमार गुजराल जो एक
पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। पूर्व प्रधानमंत्री थे इनके भाई इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में और कुछ जानकारियाँ। देखिए इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, तो 1939 से 40 तक यह मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से शिक्षा प्राप्त की थी। कब? 1939 से 44 तक यह मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1944 से 47 तक यह जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा प्राप्त की। 1939 से 44 तक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1944 से 47 तक जे स्कूल ऑफ आर्ट कला की शिक्षा वहाँ से प्राप्त की। इन्हें बहरा कलाकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें बहरा कलाकार के रूप में जाना जाता है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अंधा कलाकार किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करता हूँ कि उतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सतीश गुजराल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 है पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है। पुरुष हो गया, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी के लक्ष्मा गौड़, ऑप्शन सी सतीश गुजराल एंड लास्ट ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के लक्ष्मा गौड़। अब के लक्ष्मा गौड़ के बारे में आइए समझते हैं। पहली चीज़ तो एग्ज़ाम में के लक्ष्मा गौड़ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम क्या है? कलाल, क्या नाम है? कलाल लक्ष्मा गौड़। कलाल लक्ष्मा गौड़ इनका पूरा नाम है। कलाल लक्ष्मा गौड़। अगर बात किया जाए कलाल लक्ष्मा गौड़ यानी के लक्ष्मा गौड़ का जन्म कब हुआ था, तो 21 अगस्त 1940 में। इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म 21 अगस्त 1940 में कहाँ हुआ था? तेलंगाना में। के लक्ष्मा गौड़ का जन्म 21 अगस्त 1940 तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था। यह एक ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात की जाए इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, तो के लक्ष्मा गौड़ की शिक्षा महाराजा सत्यजीव राय विश्वविद्यालय बड़ौदा से के.जी. सुब्रमण्यम के निर्देशक में इन्होंने भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही यहीं से ग्राफिक कला का विधिवत अध्ययन भी किया था। कहाँ से इनकी शिक्षा हुई थी, तो महाराजा सत्यजीव राय विश्वविद्यालय बड़ौदा से। किसके संदिग्ध में रखकर? के.जी. सुब्रमण्यम के निर्देशन में या भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण प्राप्त किया और वहीं से ग्राफिक कला का विधिवत अध्ययन भी किया था। के लक्ष्मा गौड़ की बात एक इम्पॉर्टेंट है कि यह दूरदर्शन में 15 साल तक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में कार्य किए थे। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा इनके बारे में। पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है, तो यह के लक्ष्मा गौड़ की कृति है। इनका पूरा नाम क्या है? कलाल लक्ष्मा गौड़। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि के लक्ष्मा गौड़ का पूरा नाम क्या है, तो कलाल लक्ष्मा गौड़। इनका जन्म कब हुआ था? 21 अगस्त 1940 तेलंगाना में। कब हुआ था? 21 अगस्त 1940 तेलंगाना में। अगर बात किया जाए इनके जन्म की, 21 अगस्त 1940 तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए यह प्रमुख रूप से ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, तो सत्यजीव राय विश्वविद्यालय बड़ौदा में इनकी शिक्षा हुई थी। किसके संदर्भ में? के.जी. सुब्रमण्यम के निर्देशक में। वहाँ पर इन्होंने भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही ग्राफिक कला का विधिवत अध्ययन भी किया था वहाँ। अगर बात किया जाए के लक्ष्मा गौड़ या दूरदर्शन में 15 साल तक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में कार्य भी किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के लक्ष्मा गौड़। उम्मीद करता हूँ इनकी भी कुछ जानकारी समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है बी प्रभा
के चित्रों में जीवन के किस पक्ष का चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए उल्लास, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी चित्ता एंड लास्ट ऑप्शन डी कठोरता। तो बी प्रभा के चित्रों में जीवन के किस पक्ष का चित्रण हुआ है? तो वह हुआ है उल्लास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उल्लास। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है, एक पार्ट ऐसा है जो सुमेलन नहीं है। अगर बात करते हैं ए है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं नील नदी। अगर बात करते हैं चीन की सभ्यता, इसे बात करते हैं हवांगो नदी। अगर बात करते हैं हड़प्पा की सभ्यता, यह बात कर रहे हैं रावी नदी। अब मोहनजोदड़ो की सभ्यता, इसे बात करते हैं नर्मदा नदी। तो इसमें एक पार्ट ऐसा है जो सुमेलन नहीं है। अगर बात किया जाए मिस्र की सभ्यता या नील नदी क्या है, यह बिल्कुल सही है। चीन की सभ्यता हवांगो नदी, यह भी बिल्कुल सही है। अगर बात करते हैं हड़प्पा की सभ्यता या रावी नदी है, यह बिल्कुल भी सही है। अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता या नर्मदा नदी से, बिल्कुल नहीं है, यह सिंधु नदी से है। किससे? सिंधु, सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु नदी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सिंधु नदी। जो पार्ट रॉन्ग है वही हमारा क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है। जयपुर का कौन सा चित्रकार आदमकद, कौन सा आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए नागरीदास, ऑप्शन बी साहिब राम, ऑप्शन सी नारद सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रकाश चंद्र। तो जयपुर का कौन सा चित्रकार है जो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? वह था साहिब राम। अगर बात किया जाए जयपुर शैली, इसी को ढूढ़ाड़, आमेर, जयपुर, कछवाहा शैली के नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से? कहीं कहीं जयपुर लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको आमेर देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं जयपुर लिखा रहेगा डायरेक्ट, कहीं कहीं कछवाहा शैली लिखा रहेगा, कहीं कहीं ढूढ़ाड़ शैली लिखा रहेगा। तो इसका 4 नाम है, ढूढ़ाड़, आमेर, जयपुर, कछवाहा या पर्यायवाची हैं एक दूसरे। तो यहाँ पर चाहे ढूढ़ाड़ लिखा रहे, चाहे आमेर लिखा रहा है, चाहे जयपुर लिखा रहा है, चाहे कछवाहा लिखा रहा है, यह सब जयपुर शैली की एक नाम ही है। ये हो गया डायरेक्ट। जयपुर शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? तो प्रताप सिंह के समय। जयपुर शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? प्रताप सिंह के समय। इनके समय में मनोरंजन पर आधारित चित्र बने थे। कैसे चित्र बने थे प्रताप सिंह के समय? मनोरंजन पर आधारित चित्र किसके समय बने थे? प्रताप सिंह के समय। प्रताप सिंह के समय ही जयपुर शैली या कछवाहा शैली या आमेर शैली, ढूढ़ाड़ शैली का क्या दिखाई देता है? चरमोत्कर्ष दिखाई देता है हमें इन्हीं के काल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साहिब राम। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें भी आ गया है, आज सुमेलन वाला लगता है ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है सुमेलित नहीं है। मांडा बता रहा है चिनाब नदी, दैमाबाद प्रावरा नदी, आलमगीरपुर कावेरी नदी, सुदगा कैंडोर दास्क नदी। तो इसमें कौन सा पार्ट रॉन्ग है? सुमेलित नहीं है। अगर बात किया जाए मांडा या चिनाब नदी के तट पर स्थित है, यह बिल्कुल सही है। दैमाबाद या प्रावरा नदी पर है, यह भी बिल्कुल सही है। सुदगा कैंडोर या दास्क नदी पर, यह बिल्कुल सही है। लेकिन यह कावेरी नदी पर आलमगीरपुर नहीं स्थित है। या किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी या हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है या हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो पार्ट हमारा रॉन्ग है वही क्या है? हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी में हिंदू चित्रकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 4 एंड लास्ट ऑप्शन डी 21। तो आईने अकबरी में हिंदू चित्रकारों की संख्या कितनी है? अब ध्यान से समझिएगा। इसमें टोटल यानी कुल चित्रकारों की संख्या कितनी है? टोटल चित्रकारों की संख्या 17 है। आईने अकबरी में टोटल चित्रकारों की संख्या कितनी है? 17। इसमें 17 टोटल चित्रकार हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। इसमें 13 हिंदू चित्रकार हैं। 17 में 13 हिंदू चित्रकार हैं
और 4 चित्रकार मुस्लिम हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? 17। कुल चित्रकारों की संख्या पूछेगा, 17 चित्रकार हैं। आईने अकबरी की बात कर रहे हैं, अभी हम वाक़यात बाबरी की बात करते हैं। इसमें टोटल चित्रकारों की संख्या आईने अकबरी में 17 है, जिसमें टूट गए 13 कितने हो गए? हिंदू चित्रकारों की संख्या। 4 कितने हो गए? मुस्लिम चित्रकारों की संख्या। तो ये कितने बन गए? 17। अगर बात किया जाए ये किस में है? आईने अकबरी में। अगर बात करते हैं वाक़यात बाबरी में, उसमें टोटल कुल कितने चित्रकारों की संख्या है? तो उसमें है 22। वाक़यात बाबरी में कुल चित्रकारों की संख्या कितनी है? 22। इसमें टूटेंगे तो कैसे होंगे? इसमें 19 हिंदू चित्रकार हैं। हिंदू चित्रकारों की संख्या कितनी है? 19। 3 कितने हैं? मुस्लिम चित्रकार। 3 कितने हैं? मुस्लिम चित्रकार। अब ध्यान से समझिएगा एक बार कॉन्सेप्ट को। आईने अकबरी की बात करते हैं। आईने अकबरी में कुल चित्रकारों की संख्या कितनी है? 17। आईने अकबरी में कुल चित्रकारों की संख्या कितनी है? 17। इसमें से 13 कितने हैं? हिंदू चित्रकार। 13 क्या हैं? हिंदू चित्रकार। 4 क्या हैं? मुस्लिम चित्रकार। वाक़यात बाबरी में कुल चित्रकारों की संख्या 22 है। 19 हिंदू, 3 मुस्लिम। तो आईने अकबरी में हिंदू चित्रकारों की संख्या कितनी है? 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 13। ठीक, समझ में आ गया होगा। यह दोनों क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, कभी इससे पूछ लेगा, कभी इससे पूछ लेगा। कहीं कुल चित्रकार पूछ लेगा, कहीं हिंदू चित्रकार को पूछ लेगा, कहीं मुस्लिम चित्रकार पूछ लेगा। अकबर के दरबार में गुजराती चित्रकारों की संख्या कितनी है, या कमेंट बॉक्स में आप बताना। तो यह क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन बी सुधीर रंजन खास्तगीर, ऑप्शन सी मकबूल फ़िदा हुसैन और लास्ट ऑप्शन डी यामिनी रंजन राय। तो दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए थे कौन? सुधीर रंजन खास्तगीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुधीर रंजन खास्तगीर। अगर बात किया जाए इनका जन्म की, सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1907 को। 24 सितंबर 1907 को कहाँ हुआ था इनका जन्म? चटगांव बांग्लादेश में। चटगांव बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जून 1974 को 6 जून 1974 को कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जून 1974 कलकत्ता में हुआ था। इन्हें खास्तगीर का मतलब होता है हिंदू वैद्य। क्या होता है? हिंदू वैद्य। इनको यह उपाधि मुगलों द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? ये डायरेक्ट पूछता है कि खास्तगीर का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है हिंदू वैद्य। या उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो मुगलों द्वारा इनको यह उपाधि से सम्मानित किया गया था। खास बात यह है कि इनके विषय में कला विषय में परिस्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। कौन? सुधीर रंजन खास्तगीर। कला विषय में परिस्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे सुधीर रंजन खास्तगीर, जिनका जन्म 24 सितंबर 1907 चटगांव बांग्लादेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जून 1974 कलकत्ता में हुआ था। सुधीर रंजन खास्तगीर, इनको खास्तगीर की उपाधि मुगलों द्वारा दी गई थी, जिसे हिंदू वैद्य के रूप में जाना जाता है। तो यह था आज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुधीर रंजन खास्तगीर। यह था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपका स्कोर क्या कितना हुआ यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी का डाउट होता है, कोई क्वेरी वगैरह होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, उसका हम रिप्लाई देंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।